स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द नक्सलिज्म के पर्सपेक्टिव से है। 30 जो नक्सलाइट पर्सन है उनको एलिमिनेट किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है बस्तर का रीजन, जहाँ पे इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया। ये जो न्यूज है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, यूपीएससी मेंस का जो जीएस पेपर थर्ड का जो सिलेबस है उसके अंदर मेंशन किया गया है इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके बारे में आपको जो जानकारी है वो होना चाहिए। और उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। जो नक्सल मूवमेंट है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसके रिगार्डिंग में यूपीएससी है जो अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर में मेंस के पेपर के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वहाँ पे ऐसे कौन से सोशियो इकोनॉमिक रीजन हैं जिसकी वजह से इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर में जो नक्सल मूवमेंट है उसका प्रेजेंस है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं उसको आप क्रिटिकली वे के अंदर एनालाइज है वो कैरी आउट कीजिए कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव चलाए गए हैं जिससे कि नक्सल मूवमेंट है उसको एलिमिनेट किया जा सके। वैसे आपसे जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं मेंस के पेपर के अंदर में। प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो स्ट्रेटजी है नक्सल मूवमेंट को एलिमिनेशन के रिगार्डिंग में जो उनका टारगेट है उसके बारे में अगर हम रीड करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2026 का ईयर है उसको एज ए टारगेट ईयर के रूप से रखा गया है, जिससे कि नक्सल मूवमेंट को एलिमिनेट करना है। जीरो टॉलरेंस का जो पॉलिसी है उसको कैरी आउट किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि गवर्नमेंट का एक समाधान स्ट्रेटजी है जो कि अर्लियर फेज के अंदर जो लॉन्च किया गया था। समाधान स्ट्रेटजी का भी टारगेट यही था कि नक्सल मूवमेंट को एलिमिनेट करना है। जो लोग इस मूवमेंट से रिलेटेड हैं उनको मेन स्ट्रीम के अंदर एंटर है वो कैरी आउट करना है। एक अभी रिसेंटली आप देखिए कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा भी एक स्कीम है उसको चलाया गया जिसको कि नियाद नीलेनार नाम का जो नाम है वो दिया गया है। वहाँ पे जो लोकल डायलेक्ट जो बोला जाता है सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर में, जिसको कि आप देखिए कि डंडामी डायलॉग के नाम से जानते हैं। तो स्कीम का जो नेम है वो क्या है स्टूडेंट्स, नियाद नीलेनार। नियाद नीलेनार जो स्कीम है उसका मैंडेट यही है कि जो विलेज एरिया है उसको डेवलपमेंट को कैरी आउट करना है। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है विलेज एरिया के अंदर में, जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं उन रीजन के जो विलेजेज हैं उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी आप देखिए कि डेवलपमेंट है वो कैरी आउट किया गया, उनको इस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1989 के समय में के.एस. व्यास नाम के हमारे एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, उनके द्वारा आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे ग्रे हाउंड्स नाम का एक सिक्योरिटी फोर्सेज है उसको डेवलप किया गया था। फिर आप देखिए कि बस्तरिया बटालियन है उसका भी सेटअप है जो हमारे बस्तर रीजन के अंदर में सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से। क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से जो बस्तर का रीजन है वहाँ पे नक्सल मूवमेंट का प्रेजेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो रीजन है जहाँ पे सिचुएटेड है तो उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन भी एक रीजन है जिसके वहाँ पे जो इंटर स्टेट बाउंड्री है वो क्रिएट होता है, अदर स्टेट्स के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है, जिसकी वजह से आप देखिए कि जो नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड जो पर्सन है वो उनके द्वारा अगर कभी अटैक किया जाता है तो अटैक करने के बाद में अदर स्टेट के लिए वो माइग्रेट कर सकते हैं इजीली वे के अंदर में, इंटर स्टेट बाउंड्री का वहाँ पे होना। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट एरिया का भी प्रेजेंस है, फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। थर्ड आप देखिए कि वहाँ पे कनेक्टिविटी ना होना, आइसोलेटेड वो प्लेस सिचुएटेड होना। फोर्थ अगर हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक रीजन, ट्राइबल कम्युनिटी का वहाँ पे मोर प्रेजेंस है। मेन स्ट्रीम का जो स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल पर्सनस हैं उनका आप देखिए कि किसी भी तरीके से उनका एपैथी होना, उनके साथ में लोगों के साथ में उनका कनेक्टिविटी ना होना, ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको स्टिल जो नक्सल मूवमेंट का जो प्रेजेंस है बस्तर के रीजन के अंदर में उसका लिटिल बिट इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेड कॉरिडोर एरिया के बारे में, आप देखिए कि रेड कॉरिडोर वो एरिया है जहाँ पे नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड जो आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो पर्सन है या जो अफेक्टेड पर्सनस हैं उनका प्रेजेंस है। हमारे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नक्सल मूवमेंट का स्टिल इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नक्सल मूवमेंट का जो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, आप देखिए कि लैंड के रिगार्डिंग ये मूवमेंट हुआ था स्टार्ट 1967 के समय में। जो जमींदारी का प्रोसेस है उसके अगेंस्ट में लोगों के द्वारा अपोज किया गया। 1967 के समय एक जगह है नक्सलबारी जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में सिचुएटेड है, वहाँ से ये जो मूवमेंट ओरिजिनेट करता है। वायलेंस को यहाँ पे यूज़ किया जाता है नक्सल मूवमेंट के रिलेटेड लोगों के द्वारा। माओ जेडोंग का जो फिलोसफी है कि पावर जो फ्लो करता है बैरल ऑफ द गन के थ्रू में।
तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हमने यहाँ पे रीड किए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में है। आप देखिए कि ट्विटर है, या जिसको एक्स कॉर्प के नाम से जाना करते हैं, उनके द्वारा चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर में। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंटेंट को ब्लॉकिंग के रिगार्डिंग में जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए थे। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट के पास में जो पावर है वो कौन से एक्ट के थ्रू में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 69A है, उसके थ्रू गवर्नमेंट को जो ये पावर है वो दिया गया है कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से किसी कंटेंट है उसको ब्लॉक किया जाता है, जैसे कि सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री है उसको अगर वो हार्म करे, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के रिगार्डिंग में कोई थ्रेट है उसको वो क्रिएट करे, पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करे। बट आप देखिए कि कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कंटेंट का ब्लॉकिंग के जो यहाँ पे ऑर्डर्स दिए गए हैं, वो दिए गए हैं आईटी एक्ट का जो सेक्शन 79 है उसके थ्रू में। तो सेक्शन 79 है जो कि यहाँ पे एक सेफ हार्बर का जो सिचुएशन को बताता है, जो कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज का जो एक्ट लाया गया था उसके थ्रू उसका इस्टेब्लिशमेंट है। तो उसी को यहाँ पे जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से आपको जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये पावर है। जो एरियाज हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, और एक सरिया सिंगल केस है जो कि हमारा यहाँ पे जो डिजिटल कंटेंट है उसके रिगार्डिंग में सरिया सिंगल केस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंडियन पर्सन है, इंडियन स्कॉलर है, उनके डिपोर्टेशन के बारे में है यूएस के वहाँ पे। इसके रिगार्डिंग में एक आर्टिकल है वो भी पब्लिश हुआ है कि जो एमिग्रेंट पर्सनस हैं क्या उनको सिटीजन के इक्विवेलेंट राइट्स हैं वो होने चाहिए, क्या उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वो होना चाहिए। प्रेजेंट समय में आप देखिए अगर हम हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। जो अदर कंट्री से जो लोग आते हैं इंडिया के अंदर में, आप देखिए कि इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं। बट कुछ ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जो नहीं अवेलेबल हैं। आर्टिकल 15 का फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 16 का, फिर आप देखिए आर्टिकल 19 जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, एसोसिएशन का फॉर्मेशन भी है। फिर स्टूडेंट्स इसके इक्विवेलेंट आप देखिए कि अदर जो टेबल है उसके अंदर में आर्टिकल 29 और 30। 15, 16, 15 आप देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट है वो नहीं करना है। फिर 16 में आप देखिए कि यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोविजन के बारे में मेंशन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग में कुछ लॉज हैं वो फ्रेम किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से है। तो कोई फॉरेनर पर्सन क्लेम नहीं कर सकता कि उसको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फिर आप देखिएगा आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन के बारे में है, और ये हमारे जो कल्चरल राइट्स हैं जो कि बेसिकली माइनॉरिटी सेक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नहीं अवेलेबल हैं किसी भी फॉरेनर पर्सन है जो अदर सिटीजन है उसको यहाँ पे। तो उसके रिगार्डिंग में ही एक आर्टिकल है उसको पब्लिश किया गया है, उसको हम रीड करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स फाइनेंस कमीशन के बारे में है। फाइनेंस कमीशन का जब फाइनेंस कमीशन के बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो इशू है उसको रेज किया गया है कि बिहार को जो स्पेशल स्टेटस है वो प्रोवाइड है वो किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्पेशल स्टेटस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कब ये कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। 1969 का वो समय है। 1969 के समय में जब आप देखिए कि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन है वो एग्जिस्टेंस में आया था, तो उस समय में फर्स्ट टाइम यहाँ पे बेसिकली स्पेशल जो स्टेटस का जो डिमांड है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस है वो भी प्रोवाइड किया गया। कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे स्पेशल स्टेटस है वो ग्रांट होता है किसी भी एक स्टेट को। तो स्टूडेंट्स वो जो क्राइटेरिया हैं, एक तो आप देखिए कि वहाँ पे हिली एरियाज़ का प्रेजेंस होना चाहिए, हिली टेरेन्स का प्रेजेंस होना चाहिए उस स्टेट के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर किसी स्टेट के अंदर में लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, या ट्राइबल पॉपुलेशन का प्रेजेंस है, या ट्राइबल पॉपुलेशन का प्रेजेंस है। थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स बॉर्डर एरिया के अंदर में अगर वो स्टेट सिचुएटेड है, बॉर्डर एरिया के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रेटजिक उसका लोकेशन है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है कंट्री के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। फोर्थ अगर हम पॉइंट के बारे में डिस्कस करें, इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल के अंदर में अगर वो बैकवर्डनेस है उस स्टेट का, तो उसको भी यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस है वो प्रोवाइड किया जा सकता है।
और नेचुरल सिचुएशन इस तरीके से है, नेचुरल क्लाइमेटीज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं वहाँ पे। तो आप देखिए कि नेचुरल वाइबिलिटी का जो सिचुएशन है उसके अंदर भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो दिया जा सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर में आप देखिए कि नेचुरल कैटेगरी के अंदर तो बिहार है उसको फुलफिल करता है। कैसे? क्योंकि कोसी का जो वहाँ से कोसी के रिवर के अंदर में जो फ्लड है, क्योंकि कोसी के द्वारा जो सेडिमेंट्स हैं वो कैरी किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो रास्ता है उसको चेंज करती है। कोसी रिवर कंटिन्यूस अपना जो रास्ता है उसको चेंज करती है। इसकी वजह से आपको बिहार के अंदर में फ्लड है वो एवरी ईयर मानसून के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में हुआ। इंडिया के अंदर में प्रेजेंट समय में कितने स्टेट्स हैं? 11 स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स, बट आप इस यहाँ पे केयरफुली वे के अंदर इसको रीड करना। जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी सारी जगह मेंशन हुआ करता है। जम्मू एंड कश्मीर अर्लियर फेज के अंदर में स्टेट हुआ करता था, अब तो वो यूनियन टेरिटरी है। फिर आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर तो अब यूनियन टेरिटरी है तो इसका पार्ट नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर की जगह तेलंगाना है, उसको रिसेंटली ऐड किया गया। 8 तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। फिर आप देखिए कि 3 हमारे जो यहाँ पे कुछ हिली स्टेट्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हिमाचल प्रदेश है। फर्स्ट हिमाचल प्रदेश के अलावा स्टूडेंट सेकंड यहाँ पे उत्तराखंड है, और थर्ड आप देखिए कि तेलंगाना है, उसको न्यू स्टेट है जिसको कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो ग्रांट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो आप देखिए कि आर्टिकल 280 के थ्रू फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। 16 फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इनके लीडरशिप के अंदर में, क्या एन.के. सिंह के लीडरशिप के अंदर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 16 फाइनेंस कमीशन। एन.के. सिंह आप देखिए कि 15th फाइनेंस कमीशन को हेड किया गया था। ये जो 16 था वो है बेसिकली अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया नाम से जो पर्सन है उनके लीडरशिप के अंदर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। स्टेट्स को कितना पैसा है वो डिवोल्व करना है, उसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। कितना परसेंटेज ऑफ नेट जो टैक्सेज हैं उसका जो पैसा है वो डिवोल्व करना है स्टेट्स को। पिछले वाले के द्वारा आप देखिए कि 41% है वो बताया गया था। 41% का जो डिवोल्यूशन है उसको कैरी करना है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर कोई स्टेट यहाँ पे अचीव करता है तो उसको क्या बेनिफिट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उसके अंदर में 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसके एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग में कैरी आउट है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि कुछ जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में है। यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके 150 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। तो IMD के द्वारा कुछ हमारे यहाँ पे जो फोक प्रैक्टिस हुआ करता था, कुछ हमारे यहाँ पे जो पोइट्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि अपनी पोएम के अंदर में रेन के रिगार्डिंग में मेंशन हुआ करता था, तो उनकी कुछ जो पेंटिंग्स हैं उनको लगाया गया है कलकत्ता के वहाँ पे। कलकत्ता ही वो रीजन है जहाँ पे IMD को इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि आप देखिए कि 1875 के समय इसको सेटअप किया गया। प्रेजेंट समय में इसके 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में। कौन कौन से हमारे जो इम्पोर्टेंट पोइट हैं या जो लिटरेचर से रिलेटेड पर्सन हैं जिनकी फ़ोटोज़ को लगाया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि यहाँ पे डेट रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं। टैगोर साहब का जो फ़ोटो है उसको मुराल पेंटिंग्स को लगाया गया। कालिदास को भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है, क्योंकि कालिदास का जो मेघदूत है, कालिदास का मेघदूत है वो रेन के रिगार्डिंग में ही है कि वहाँ पे कैसे जो क्लाउड है वो एक मैसेज को डिलीवर करता है। क्लाउड एक मैसेज का जो मैसेज ट्रांसफ़र का जो अपना जो रोल है वो प्ले करता है। तानसेन के बारे में भी मेंशन है इसके अंदर में। तानसेन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि UPSC ने 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। और तानसेन का जो सिटी है ग्वालियर, जिसको कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में आप देखिए कि म्यूजिक कैटेगरी के अंदर में क्रिएटिव सिटी का जो टाइटल है वो दिया गया है। तो तानसेन के बारे में है, कालिदास के बारे में है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के बारे में है। उनका जो फोटोज़ हैं, पेंटिंग्स हैं वो लगाई जाएंगी। IMD के 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। UPSC ऐसे क्वेश्चन है वो पूछता है। UPSC आप देखिए कि 2023 का जो मेंस का पेपर कंडक्ट हुआ था उसके GS पेपर 1 के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो पुरवैया नाम का जो हमारे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के दौरान में जो विंड्स फ्लो करती हैं, जिसको कि पुरवैया के नाम से जानते हैं, भोजपुर का जो रीजन है, बिहार का जो भोजपुर का जो रीजन है वहाँ पे पुरवैयाज को जो साउथ वेस्ट मानसून का जो विंड्स है उनको पुरवैयाज के नाम से क्यों बोला करते हैं? कल्चरल इथोज है उसको किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करता है, कैसे उसका एक कल्चरल रिलेशन है, तो उसको आप एग्जामिन कीजिए। 23 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि काफ़ी बार आपको वो रीजन्स हैं, जैसे बिहार है, वैसे ही आप देखिए राजस्थान की भी अगर आप फोक जो डांस हैं, फोक जो सॉन्ग्स हैं उनको अगर आप सुनोगे
तो उसके अंदर में आपको विरह के बारे में मेंशन हुआ करता है। विरह क्या है कि जो मेल पर्सन है, जो फैमिली के अंदर में जो मेल पर्सन्स हैं, जो आप देखिए अर्निंग पर्पज से बाहर जाया करते थे, तो वहाँ की जो वुमेन्स के द्वारा जो सॉन्ग्स है उसके अंदर में अपना मैसेज डिलीवरी है, क्योंकि राजस्थान के जब सॉन्ग्स अगर आप सुनते हो तो उसके अंदर में आप देखिए कि बर्ड्स के थ्रू अपना जो मैसेज को डिलीवर करने की वो बात करती हैं कि आप मैसेज को पहुंचाइए कि हमारा जो सिचुएशन है वो यहाँ पे किस तरीके से है, इस तरीके का एक्सप्लेन आपको मिलेगा। तो वहाँ पे भी आप देखिए कि जो पुरवैयाज हैं उसके थ्रू ये एक्सप्लेन है वो हो सकता है कि जो बाहर गए हुए जो लोग हैं उस दौरान में कलकत्ता का जो रीजन है वो एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर हुआ करता था, तो कलकत्ता के लिए जो माइग्रेट करते होंगे भोजपुर के रीजन से जो लोग हैं, तो वहाँ पे मैसेज डिलीवरी का एक कल्चरल इथोज है, कल्चरल प्रैक्टिस है, वो हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कल्चर के ही बारे में है, थियम का जो प्रैक्टिस है उसके बारे में है। थियम आप देखिए कि रिचुअल फॉर्म ऑफ डांस प्रैक्टिस है जिसको वर्शिप किया जाता है केरल एंड कर्नाटका के रीजन के अंदर में। तो फर्स्ट आप देखिए कि थेयम के बारे में है। थेयम के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे कल्चरल फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस है जो केरल एंड कर्नाटका के वहाँ पे हुआ है वो करता है। या यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है थेयम के बारे में या जो डांसेज हैं उनके पर्सपेक्टिव से। अब देखिए कि 2000 अगर हम बात करें तो 2014 का प्रीलिम्स का पेपर है, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलो उस क्वेश्चन को ही हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था स्टूडेंट्स, ये गरबा है, सपोज कीजिए गरबा है, डांस है। गरबा डांस का किस स्टेट के साथ में रिलेशन है, तो यहाँ पे एक स्टेट को मेंशन कर दिया गया, गुजरात को मेंशन किया गया। फिर आप देखिए कि यहाँ पे मोहिनी अट्टम को मेंशन कर दिया गया है। मोहिनी अट्टम के कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे मेज़ा कोलम के अंदर उड़ीसा को बताया गया है। और फिर बता दिया गया यक्षगान, यक्षगान, और उसको कंपेयर कर दिया गया है कर्नाटका के साथ में। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया। अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया है कि कितने पेयर्स हैं वो करेक्टली यहाँ पे मैच हैं, क्योंकि आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर तो क्वेश्चंस ऐसे हुआ करते थे 1 ओनली, 2 ओनली, 1 2 3 2 3 ऐसे आपसे क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो आप देखिए कि कौन कौन से पेयर हैं वो करेक्टली मैच है। गरबा है वो करेक्टली मैच है, गुजरात के अंदर ये प्रैक्टिस हुआ करता है। यक्षगान है जो कि कर्नाटका के वहाँ पे हुआ करता है। मोहिनी अट्टम है जो कि आप देखिए उड़ीसा के वहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है ये, केरला के वहाँ पे है, केरल के वहाँ पे इसका प्रैक्टिस हुआ करता है। तो 2 ओनली यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा कि 2 पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इकोनॉमी का जो पेज है उसका फोटो को शो किया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, हल्दी का जो फोटोज को बताया गया, आंध्र प्रदेश के अंदर में उसकी फोटो को दिखाया गया है कैसे उसका प्रोडक्शन है वो हुआ है। हल्दी के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, एक तो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि इंडिया, आप देखिए कि जो ग्लोबल ट्रेड है हल्दी का, जो टर्मरिक का जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 43% है वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हल्दी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर है उसका भी स्टेटस इंडिया को ही है यहाँ पे टर्मरिक के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2023 के अंदर में टर्मरिक जो बोर्ड है, टर्मरिक बोर्ड है उसको सेटअप किया गया था। टर्मरिक बोर्ड है उसको सेटअप किया गया जिसका बेसिक मैंडेट यही था कि टर्मरिक का जो प्रोडक्शन है, जो एक्सपोर्ट है, उसको यहाँ पे इंक्रीज है वो करना है। हमारे कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे टर्मरिक का जो प्रेजेंस है, जो हल्दी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट आप देखिए कि तेलंगाना है, तेलंगाना है, तेलंगाना के अलावा स्टूडेंट्स महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे टर्मरिक का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ हमारे जीआई टैग्स भी हैं, कुछ कुछ जो टर्मरिक्स हैं जिनको जीआई टैग का स्टेटस है वो भी दिया गया है। जैसे कि तमिलनाडु के वहाँ पे एक जगह है इरोड, इरोड जो टर्मरिक है उसको जीआई टैग का स्टेटस है। तमिलनाडु के अंदर में इरोड टर्मरिक को जीआई टैग का स्टेटस है। उड़ीसा के वहाँ पे एक जगह है कांदामल, कौन सा जगह है स्टूडेंट्स, कांदामल है। कांदामल जो हल्दी है उसको भी जीआई टैग का स्टेटस है। सांगली है महाराष्ट्र के वहाँ पे जो कि हल्दी के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे भी उसको भी जीआई टैग का जो स्टेटस है। और भी कुछ ऐसी जो हमारे यहाँ पे टर्मरिक के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग का स्टेटस है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल जो लॉज हैं, मल्टीलेटरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में कैसे जो प्रेजेंट समय में एक असोल्ट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है आर्टिकल के अंदर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि अभी जब से यूएस के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं जो पावर के अंदर में आए हैं उनके द्वारा
अमेरिका फर्स्ट का जो यहाँ पे एक फिलोसफी है उसको कैरी आउट किया गया कि अमेरिका फर्स्ट है। यूएस का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका यहाँ पे एक स्लोगन है, तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे ऐसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ से उनके द्वारा विड्रोवल है उसको कैरी आउट किया गया। कौन कौन से ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से उनके द्वारा विड्रोवल कैरी आउट किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि WHO से किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रोवल कैरी आउट किया गया। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, वहाँ से उनके द्वारा विड्रोवल कैरी आउट किया गया है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से उनका विड्रोवल रहा है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से उनका विड्रोवल है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो कि एक सैंक्शंस को लगाता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ह्यूमन राइट का वायलेशन किया गया है, जीनोसाइड किया गया है, उसको कन्विक्ट करता है। तो आप देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से भी विड्रोवल हुआ है। WHO के अगर हम WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके आप देखिए कि अपीलिएट जो बॉडी है उसके अंदर में जो जजेस के अपॉइंटमेंट को ब्लॉक करना यूएस के द्वारा। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि कंसर्न्स को भी रेज करता है। यूएन के रिगार्डिंग में भी एक प्रपोजल है, वहाँ पे एक सीनेटर के द्वारा प्रपोज किया गया कि यूएन से भी जो विड्रोवल है उसको कैरी आउट किया जाए। तो यूएन का जो लेजिटिमेसी है, जो यूएन का बेसिक मैंडेट था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में कि जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसको कैरी आउट करना है। तो आप देखिए कि इन सभी के रिगार्डिंग में कंसर्न्स को जो रेज है वो हुआ है। अब बेसिकली एग्जाम के पर्पज से आपको ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक बार डिस्कस करना था हमें, जिस वजह से हमने इस आर्टिकल को मेंशन किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एमिग्रेंट्स के बारे में है। एमिग्रेंट्स का वो क्या सिटीजन के इक्वल स्टेटस है वो होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंडियन पर्सनस है उनको डिपोर्टेशन है वो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि एमिग्रेंट्स के बारे में, तो एमिग्रेंट्स को भी सिटीजन्स के इक्विलेंट राइट होना चाहिए। आर्टिकल जो 19 है वो बताता है। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। इंटरनेशनल जो कोविनेंट है ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के परस्पेक्टिव से, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स, उसका आर्टिकल 19 के अंदर बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो कि यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, कोई भी एमिग्रेंट पर्सन है, कोई भी सिटीजन पर्सन है उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में, जो होस्ट कंट्री है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस तरीके से है, वहाँ पे किस तरीके से जो उस एरिया को जो कंसर्न है वो किया जाता है। अभी जो प्रेजेंट समय में जो हमास के रिगार्डिंग में, या आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से कुछ पोस्ट है वो किए गए थे, तो उसी के पर्सपेक्टिव से उनको डिपोर्टेशन है वो किया गया है डेट यूएस के वहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो लॉज हैं उसके बारे में है, कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन को कैरी आउट करता है। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के समय में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है वो हुआ करता था, बाद में उसको रिप्लेस किया गया इंडिपेंडेंस के बाद में 1951 के समय हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के रूप से। हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के रूप से उसको रिप्लेस किया गया क्योंकि कुछ क्रिमिनल कुछ ट्राइब्स हैं जिनको कि आप देखिए कि जिसके अंदर अगर किसी पर्सन का अगर बर्थ होता है तो उसको क्रिमिनल है वो मान लिया जाता था। डी नोटिफाइड ट्राइब का जो एक्ट है वो प्रेजेंट समय में एग्जिस्टेंस के अंदर में है। इसके रिगार्डिंग में कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व ये किया गया था कि स्टिल ये प्रैक्टिस है वो हुआ करती है प्रिजन एरियाज के अंदर भी। कैसे इस लॉ को यहाँ पे रोकने का ज़रूरत है, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है। तो आप देखिए कि भीखू राम जी इडाते हैं, भीखू राम जी इदाते एक कमेटी बनती है, इदाते कमेटी, आप इसको रीड करते हो 2017 के समय में। फिर आप देखिए कि लोकूर कमेटी है जिसके अंदर में यहाँ पे ट्राइबल जो पर्सनस है उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, लोकूर कमेटी है। तो इन सभी को एग्जामिन करते हुए इन लॉज का जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में है, हमारे जो यहाँ पे इंसर्जेंसी का एरिया है उसको डील करने के रिगार्डिंग में 1958 के समय में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको लाया गया था। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का जो सेक्शन 3 है जिसके अंदर में किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है वो एक एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करता है, वहाँ पे डिफेंस फोर्सेज को कुछ इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, उनके द्वारा एक वार्निंग के बेसिस पे फायरिंग भी किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे उनको जो इम्यूनिटीज है वो वहाँ पे ग्रांट हैं। तो अभी आप देखिए कि हमारा जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा कहा गया है कि कुछ अदर एरियाज है मणिपुर के, उनको भी इंक्लूड किया जाए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंदर में। प्रेजेंट समय में आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जहाँ पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वो जो एग्जिस्ट करता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया था, अभी उसको नोटिफाई किया गया है, वो एग्जिस्टेंस में आया है।
यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बूस्ट होंगे, इंडिया के द्वारा कुछ जो टैरिफ्स हैं उनको कट किया जाएगा, ये यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेटमेंट है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील जो क्लाइमेट चेंज को डील कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है एक ब्राज़ील के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, रवांडा के आप देखिए कि रवांडा के द्वारा बैक किया गया M23 जो रेबल ग्रुप है जिन्होंने कोंगो के अंदर में, कोंगो के काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे अटैक्स हैं वो किए गए थे, तो अब देखिए रवांडा उसको बैक करता है। अभी पीस का जो एग्रीमेंट है वो भी करवाया गया है, किसके द्वारा? कतर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कनाडा के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बारे में है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सीरिया नाम का जो कंट्री है जहाँ पे HTS के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है, तो रसिया ने अपना जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया है सीरिया को, और जर्मनी के द्वारा चांसेज हैं कि अपना एम्बेसी है उसको रीओपन किया जाए सीरिया के एरिया के अंदर में, जब से वहाँ पे लिटिल बिट आप देखिए कि पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ है, HTS के द्वारा जो पावर है उसको कैरी आउट है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमास के बारे में है, हमास के द्वारा रिटेलिएट किया गया है इजराइल के एरिया के अंदर में, स्ट्राइक वहाँ पे हुआ है, तो आप देखिए कि वहाँ पे अटैक एंड काउंटर अटैक है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।